व्हाट्सअप गाइस, आई वेलकम यू बैक टू वन मोर क्लास विद अस, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट हेरिटेज ऑफ इंडिया, विच इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सोशल साइंस फॉर ग्रेड 10 गुजरात बोर्ड। नाउ जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया को हम लोग काफी अलग अलग नाम से रेफर करते हैं, जैसे भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बू द्वीप और आर्यवर्त। हमारा ये कंट्री ना बहुत ज्यादा स्पेशल भी है। स्पेशल इसलिए क्योंकि हम दुनिया के 7th लार्जेस्ट कंट्री आते हैं, बट 7th लार्जेस्ट होने के बावजूद हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा संख्या है दैट वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। नाउ इंडिया को अगर हम लोग देखने जाए ना, तो इंडिया ये कंट्री में बहुत ज्यादा वेराइटी है। वेराइटी इन व्हाट सेंस? वेराइटी इन टर्म्स ऑफ इट्स फिजियोग्राफी। अब फिजियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? फिजियोग्राफी रेफर्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स। आपने लास्ट ईयर ग्रेड 9 में पढ़ा था दैट हमारे कंट्रीज में ना अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं। इन द नॉर्थ वी हैव द हिमालयाज विच आर द माउंटेन रेंजेस, देन वी हैव द नॉर्दर्न प्लेन्स, हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटो है, वी हैव कोस्टल प्लेन्स, वी हैव आइलैंड्स, वी हैव डेजर्ट। सो इन टर्म्स ऑफ द फिजियोग्राफी हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। Apart from that, even in terms of climate, religion, customs, culture, language and even the heritage that we have, हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा रिच है इन डाइवर्सिटी। इन डाइवर्सिटी की वजह से इंडिया एक यूनिक पोजीशन ग्लोबल लेवल पे पाती है, राइट? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड इट्स ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, इंडिया का जो पोजीशन है इन द ग्लोब इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड इज वेरी यूनिक। In the north of our country, we have the mighty Himalayas, and being a peninsular nation, we are surrounded by water on 3 sides. जहाँ पे साउथ में हमारे पास इंडियन ओशन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट में अरेबियन सी। अब ये सारी बातें ना कहीं आपने लास्ट ईयर ग्रेड 9 में डेफिनेटली पढ़ी थी, तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है वो है हमारे इंडियन कल्चर के अंदर। अब इंडियन कल्चर इतना ज्यादा एंशिएंट है और पूरे दुनिया में इंडिया के कल्चर के बारे में लोग बातें करते हैं, इंडिया को सहारते हैं, सेइंग दैट दिस कंट्री हैज गॉट अ लॉट ऑफ रिच कल्चर एंड हेरिटेज। ये इतना ज्यादा फेमस है दैट इसका रेफरेंस हमें विष्णु पुराण में भी दिया गया है। और अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो भारत के लिए एक संस्कृत श्लोक के भी 2 लाइन्स आपको दिए गए हैं। नाउ बिकॉज मेरा संस्कृत प्रोनाउंसिएशन इतना क्लियर नहीं है, मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूंगा, बट बिकॉज विष्णु पुराण का मेंशन करना इस क्लास के लिए जरूरी था, इस वजह से मैंने आपको ये मेंशन किया। बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू रीड दैट श्लोक इफ यू नो संस्कृत प्रॉपर्ली, एंड उस चीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए कि आपको हमारे कंट्री की सबसे एंशिएंट लैंग्वेज आती है, राइट? मूविंग अहेड, बहुत पुराने टाइम से, एंशिएंट टाइम से इंडिया को ना सोने की चिड़िया बुलाया जाता था। अब इंडिया को सोने की चिड़िया बुलाने के पीछे का रीजन ये था दैट हमारा कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में बहुत ज्यादा रिच था। नाउ व्हेन आई से नेचुरल रिसोर्सेज, का मीनिंग वी वर एंडाउड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, वी वर एंडाउड विद अ लॉट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। हमारी कंट्री बहुत ज्यादा रिच एंड प्रॉस्परस थी, बट हमारे पास इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, हमारे पास इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी। हम लोग ज्यादातर ना हमारे पास से जितने नेचुरल रिसोर्सेज निकलते थे उसका ट्रेड बाहर के कंट्रीज में करते थे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंडिया बिकेम एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर कॉटन, इंडिगो, ओपियम, सिल्क एंड टी। काफी ज्यादा नेशंस, डेवलप्ड नेशंस जहां पे इस तरीके के रिसोर्सेज ग्रो नहीं होते, वो इंडिया आके हमारे पास से इन सारी चीजों का ट्रेड किया करते थे। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ट्रेड गाइस, ट्रेड ना एक ह्यूमन इंटरेक्शन से होता है। जब 2 लोग बातचीत करते हैं, 2 लोग एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करते हैं। जब आप एक ह्यूमन इंटरेक्शन के प्रोसेस में आते हो ना, तो एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। आप उनको समझते हो, वो आपको समझते हैं। आप उनके पास इंटरेक्शन करने की वजह से कुछ चीजें उनसे सीख के हमारी कंट्री में लेके आते हो, वो लोग हमसे कुछ चीजें सीख के उनके कंट्री में लेके जाते हैं, और ये म्यूचुअल एक्सचेंज के वजह से ना एक शेयर्ड कल्चर एंड इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली द काइंड ऑफ शेयर्ड कल्चर एंड इन्फ्लुएंस दैट वी सी इवन इन इंडिया टुडे। अगर आज मैं गोवा या पौंडीचेरी जैसे शहरों की बात कर लूं, यू कैन डेफिनेटली सी दैट द पोर्तुगीज एंड फ्रेंच कल्चर इज वेरी एविडेंट इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल ओवर देयर। Even the Parsi community, if you see today, has a different kind of lifestyle as a result of this shared culture. ये सारी चीजें इंडिया को काफी ज्यादा यूनिक बना देती है, एंड इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अक्रॉस जनरेशंस इंडिया के कल्चर ने बहुत ज्यादा चेंजेस इन्फ्लुएंस किए हैं। नाउ कल्चर के बारे में हम लोगों ने इतनी चर्चा तो कर ली, बट हमारा ये जानना जरूरी है कि भाई कल्चर है तो है क्या। अब कल्चर का सबसे पहले हमें डेफिनेशन पढ़ना है, जिसका डेफिनेशन है कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, आइडियल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन लीडिंग ह्यूमंस टू लीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफ। अब ये जो है ना, ये कुछ खास समझ नहीं आया।
इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर्म ऑफ अ डेफिनेशन फॉर अस। तो इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके अपने स्टाइल में समझते हैं। सीधी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो कल्चर इज नथिंग बट अ वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का एक तरीका। अब जो इंसान एक जिंदगी जीता है ना, वो दो पहलू से जीता है। एक, वो जिंदगी अपनी फैमिली के साथ अपने इंडिविजुअल लाइफ के तरीके से अपनी जिंदगी जीता है। आज मैं जिस तरीके से जीता हूँ वो डिपेंड करता है कि भाई मेरे हैबिट्स क्या है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या वैल्यूज दी है और मैं कौन से वैल्यूज में बिलीव रखता हूँ, मेरे आइडियल्स क्या है, मेरी सोच क्या है। मेरे हैबिट्स, वैल्यूज एंड आइडियल्स की वजह से मेरा एज एन इंडिविजुअल वे ऑफ लाइफ डिटरमाइन होता है, राइट। बट आज हम लोग ना सिर्फ एक इंडिविजुअल लाइफ जीते हैं, बट वी आर ऑल्सो अ सोशल एनिमल। इंसान एक कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी ऑपरेट करता है, फंक्शन करता है, लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है। तो जब एक इंसान लोगों के साथ जी रहा है, एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी जीता है, तो उसको उस कम्युनिटी के, उस सोसाइटी के कुछ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करना पड़ता है। एंड ये कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी हमारे लिए एक वे ऑफ लाइफ ले डाउन करते हैं, जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कल्चर, इट इज टॉकिंग अबाउट दीज मल्टीपल एस्पेक्ट्स। ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो हमारे वे ऑफ लाइफ को डिफाइन करते हैं। सो एट एन इंडिविजुअल लेवल इट इज द हैबिट्स, वैल्यूज एंड आइडियल्स जो मेरे को और मेरे फैमिली के साथ मेरा जो इंटरेक्शन है उसको डिफाइन करेंगे। वेराज जब मैं मेरे कम्युनिटी के साथ, मेरे सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करता हूँ, सब लोगों के साथ इंटरैक्ट करता हूँ, सो वहां पे मेरे कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को मैं फॉलो करूंगा। इंडिया का जो कल्चर है ना, इट इज अ फाइन ब्लेंड ऑफ टू थिंग्स। कौन से दो चीजें? ट्रेड एंड कॉमर्स एंड पीस एंड हार्मनी। अब यहाँ पे ना आपको याद रखने के लिए मैंने खास तौर पे दो एग्जांपल्स देके रखे हैं। ये गुजरात के लिए तो बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर आपने गुजराती के बाद, अगर आपने किसी भी गुजराती के साथ इंटरैक्ट किया होगा, सो यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट गुजरात में धंधा करना इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे ऑफ ऑक्यूपेशन। सो ट्रेड एंड कॉमर्स गुजरातियों के खून में होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गांधी बापू जो हमारे फादर ऑफ द नेशन भी है, वो भी गुजरात की मिट्टी में पीस एंड हार्मनी जैसी अच्छी वैल्यूज छोड़ के गए हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, while we are involved in trade and commerce, it does not mean that we will not operate with ethics and we will not operate with honesty. गांधी बापू ने हमें पीस एंड हार्मनी के साथ बिजनेस करना सिखाया है, right? And as a result of this, trade as well as peace become an important and integral part, an important part of our culture. Now, there are three important jewels of Indian heritage, जिसको मैं सत, चित एंड आनंद के नाम से जानता हूँ। ये सत, चित एंड आनंद अगेन आर संस्कृत वर्ड्स विच मीन समथिंग। सत का मीनिंग होता है एग्जिस्टेंस और ट्रूथ, सत्य की चाह करना। सेकेंड इज चित, विच इज कॉन्शियसनेस, बीइंग सेल्फ अवेयर, बीइंग अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एंड हैविंग अ डीपर सेंस ऑफ अवेयरनेस अबाउट द वे ऑफ लिविंग अ लाइफ। एंड द थर्ड थिंग इज आनंद, विच इज ब्लिसफुलनेस और हैप्पीनेस, खुशी, लाइफ की खुशी। हमारा जो कल्चर है वो हमें सत्य, चित एंड आनंद के वैल्यू सिखाता है। एंड इसी चीज को पाने के लिए, इसी चीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा लोग इंडियन कल्चर, हिंदुइज्म को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आवर कल्चर इज सो रिच। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, आई एम रेफरिंग टू दीज थ्री वर्ड्स एज ज्वेल्स ऑफ द इंडियन हेरिटेज, राइट। आप भी जब आंसर लिखो तो आप ऐसी चीजें लिख सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। व्हेन वी मूव अ लिटिल फर्दर, ऑल्दो ये आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया नहीं, बट मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊं, विच इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड हेरिटेज। मैं ज्यादा डिटेल में इसमें जाऊंगा नहीं, बट मैं आपको सिर्फ चाहता हूं कि आप ये समझ लो कि भाई कल्चर एंड हेरिटेज में डिफरेंस क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बुक में ना ये वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज किए गए, बट इन दोनों में डिफरेंस डेफिनेटली होता है। पहला पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो कल्चर में लिखा है आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल और सोसाइटी, जबकि हेरिटेज में लिखा है एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर विच आर इनहेरिटेड टू द प्रेजेंट एंड विच विल बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर। अब कहने का मीनिंग क्या है? भारी भरकम वर्ड्स को अगर थोड़ा साइड में रखें तो हेरिटेज वो चीज है जिसको हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, जो हमें किसी के पास से मिला है, किसी के पास से मिला हुआ चीज जिसको आज हम अपनाना चाहते हैं और आगे वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहते हैं, वो हमारे हेरिटेज का पार्ट होता है। कल्चर एक रियलिटी है जो अभी एग्जिस्ट करती है। हेरिटेज वो चीज है जो पहले एग्जिस्ट करती थी बट जो हम चाहते हैं कि आगे भी एग्जिस्ट करे, राइट। कल्चर जो है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि आज कोई चीज ट्रेंडिंग है, आज कोई चीज फैशन में है, आज आपका जीने का तरीका कुछ और है। बट अगर कोई चेंज आ जाता है, जैसे अभी कोरोना का चेंज आ गया, तो आपने अपने जीने का तरीका थोड़ा बदल दिया, आप सोशल डिस्टेंसिंग करने लगे, आपके कल्चर में वो भेदभाव आया, वो चेंजेस आए।
बट अगर वो हेरिटेज की बात करते हो, हेरिटेज तो कुछ खास चेंज होता नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ वही चीजें चूज की जो हम चाहते हैं कि आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो। तो वो हमारे लिए एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है जिसको हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, क्योंकि उसका एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में है, हमारे वे ऑफ लिविंग में है। कल्चर जो होता है वो लोगों के थ्रू बनाया जाता है, इट इज क्रिएटेड बाय द पीपल बिकॉज इट इज अ वे ऑफ लाइफ। नो, वी डिस्कस अबाउट दैट इन द प्रीवियस स्लाइड्स। जबकि हेरिटेज है इनहेरिटेंस ऑफ कल्चर टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। पुराने लोगों का जीने का तरीका जो आज अगर हम फॉलो कर रहे हैं, उनकी कही गई बातें अगर आज हम अपना रहे हैं, तो वो वही बातें होंगी जो उधर की अच्छी होंगी, जो हम चाहते हैं कि हम इन्वाइट करें, जो हम चाहते हैं कि हम एक्सेप्ट करें। और यही चीज हम आगे आने वाले जनरेशन को भी कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। सो दोज थिंग्स विच वर गुड, जो हम लोगों ने इनहेरिट किया है, हमने प्रिजर्व किया है, और जो आगे हम लोग किसी और को देने वाले हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को, उसको हम लोग हेरिटेज बोलते हैं। बट जो चीज हम आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस तरीके से हम आज जी रहे हैं, उसको हम लोग कल्चर बोलेंगे। तो अगर हम टाइम की बात करें ना, तो कल्चर इज इन द प्रेजेंट, हेरिटेज इज समथिंग दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द पास्ट एंड विच वी आर गोइंग टू सेंड टू द फ्यूचर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट ऑफ, तो वही चीज बोला है, कल्चर इज क्रिएटेड ऑन द प्रेजेंट आइडेंटिटीज, जबकि हेरिटेज प्रोवाइड्स आइडेंटिटी टू द इवोल्यूशन ऑफ वन कल्चर बेयरिंग एविडेंस टू द रूट्स ऑफ अ कल्चर एंड मैनकाइंड ऑन द होल। तो हम लोग, हमारे रूट्स, हमारा जो अपब्रिंगिंग है, हमारे फोर फादर्स के टाइम से जो चीजें चली आ रही है, उनमें से जो चीजें हमें लगती है कि हमारे अपब्रिंगिंग, हमारे वे ऑफ लाइफ को निहारती हैं, अच्छा करती हैं, उनको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और आगे आने वाली जनरेशन्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मूविंग अहेड, जब हम लोग इंडिया के हेरिटेज के बारे में बात करते हैं ना, तो इंडिया का हेरिटेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड दूसरा है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जब हम किसी भी चीज को बोलते हैं कि वो नेचुरल है, तो इट क्लियरली मीन्स दैट वो नेचर द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है, वो एग्जिस्ट करता है इन इट्स नेचुरल एनवायरमेंट। बट जब हम कल्चर की बात करते हैं, वो एक वे ऑफ लाइफ है। कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ एंड वे ऑफ लाइफ डिटरमाइन करता है कि लोग उसको कैसे जीते हैं, एंड दैट इज वाई कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज। आई होप ये पॉइंट डिफरेंस समझ में आ रहा है। आगे हम लोग नेचुरल हेरिटेज के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। अब हम जब नेचुरल हेरिटेज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे को एग्जिस्टेंस हो रहा है। को एग्जिस्टेंस किसका? एनवायरमेंट या नेचर का और ह्यूमन लाइफ का। इंसान और नेचर ना एक दूसरे के ऊपर एक डिपेंडेंसी की रिलेशनशिप से जीते हैं, नॉट जस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब इंटरडिपेंडेंट नहीं है। ह्यूमन ज्यादातर एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इंसान अपने आप को चिल्ड्रन ऑफ नेचर मानते हैं, और हमारी जो जरूरतें होती हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको फुलफिल करने के लिए हम हमेशा एनवायरमेंट के अंदर से कुछ ना कुछ चीज प्रोक्योर करते रहते हैं। एनवायरमेंट के पास से हम वो जो चीजें प्रोक्योर करेंगे, उसके बेसिस पे हम अपनी नीड सेटिस्फाई करेंगे, अपना जीने का तरीका समझेंगे। और इसी क्लोज एंड डिपेंडेंट रिलेशनशिप के बारे में हमने रेफरेंस देखा है इन द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जातका टेल्स। सो इंसान और नेचर का ये जो को रिलेशन है, को एग्जिस्टेंस है, इसके बारे में काफी लिटरेरी रेफरेंस हमें पुराने जमाने में भी दिया गया है, जो बहुत फेमस स्टोरीज है जो छोटे बच्चों को सुनाई जाती है, राइट। नाउ इवन इफ वी लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट इन द वे इन विच वी लिव, तो काफी ज्यादा आर्ट फॉर्म्स है, जैसे कि क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक, जिसके काफी रागास डिटरमाइन किए गए हैं या फिर इंस्पायर किए गए हैं फ्रॉम द पीरियड ऑफ डे, जिसको हम प्रहार भी बोलते हैं। सो काफी ज्यादा नेचर के एलिमेंट्स ने हम पे बहुत इम्पैक्ट किया है, हमें बहुत इंस्पायर किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेचर के अंदर काफी ज्यादा हर्ब्स एंड नेचुरल मेडिसिन के वजह से आयुर्वेद, नेचर क्योर और उरानी जैसे प्रिवेंटिव नेचुरल मेडिसिन भी क्रिएट हुए। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ थिंग ऑफ प्राइड फॉर आवर कंट्री। ये चीज हमारे लिए, हमारे कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। इफ वी लुक एट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ द नेचुरल हेरिटेज, तो हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला पार्ट जो हमारा है वो है लैंडस्केप के बारे में। अब लैंडस्केप आना बहुत सिमिलर टू फिजियोग्राफी, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट इंडिया में ना देयर इज अ वेराइटी ऑफ फिजियोग्राफी। नाउ व्हेन आई से दैट देयर इज अ वेराइटी ऑफ लैंडस्केप, हम यहाँ पे ज्यादातर बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडस्केप, दैट इज ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज। अब हिमालयन माउंटेन रेंज ना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबसे पहले ना हिमालयस के वजह से काफी ज्यादा वेजिटेशन एंड मिनरल रिसोर्स हमारे कंट्री को मिलता है। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं,
एंड बिकॉज हिमालयन माउंटेन्स आर स्नो कैप, परमानेंटली स्नो कैप्ड रहते हैं, इस वजह से देयर आर सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स। अब पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती है जो 12 महीने जिनमें पानी होता है, वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हिमालय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ पिलग्रिमेज भी है जिनका रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है। पिलग्रिमेज मतलब क्या, जहां पे आप रिलीजियस इंपॉर्टेंस से जाते हो, जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ। सो इस पॉइंट्स के थ्रू हम लोगों ने लैंडस्केप के बारे में डिस्कस किया। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल फीचर विच इज रिवर्स। अब रिवर्स को ना हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इसको क्यों बोला जाता है ना, उसके पीछे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब इंसान जब डेवलप हुआ था, उसका सबसे पहला प्राइमरी मोटिव ये था कि उसको जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए उसको कुछ खाना पड़ेगा, और अगर कुछ चीज खानी है तो उसके लिए उसको वो उगानी पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहला ऑक्यूपेशन जो इंसान ने अपनाया था ना, वो एग्रीकल्चर था। और एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल सॉइल एंड पानी, ये दो चीजें मैंडेटरी है। अब जहां जहां पे पेरिनियल रिवर्स फ्लो होती है, वो अपने साथ साथ सॉइल भी डिपॉजिट करती है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की वजह से जो एलुवियल सॉइल बनेगी वो एक फर्टाइल सॉइल बनेगी, और पानी विल बिकम अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हम लोगों ने देखा है कि इंडस और रावी जो ये दो नदियां हैं, इनके अराउंड काफी ज्यादा एंशिएंट सिविलाइजेशंस हमेशा प्रॉस्परस हुए हैं, एंड दैट इज वाई दैट बिकम्स द फाउंडेशन पॉइंट जहां से ह्यूमन सिविलाइजेशन का अपग्रोथ एंड ब्रिंगिंग शुरू हुआ। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके अलावा भी गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, काफी ज्यादा और नदियां हैं जिन्होंने हमारे ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस किया है। अब इन्फ्लुएंस किया तो कैसे किया, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू। अब कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं रिवर के जिसके वजह से उन्होंने हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस किया, देखते हैं। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर की अगर हम बात करें तो इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आज इंसान बिना पानी के जी नहीं सकता। इट इज एन एलिक्सर ऑफ लाइफ, इट इज अ सोर्स ऑफ लाइफ, एंड दैट इज वाई रिवर आर सपोर्टिंग ह्यूमन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर तो सर्वाइवल की बात हो गई, उसके अलावा हमें घर के नॉर्मल काम काज करने के लिए भी, डोमेस्टिक यूज के लिए भी पानी का जरूरत पड़ता है। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बार जब हमारे इंडिविजुअल पर्सनल यूज का काम खत्म हो गया तो हमें हमारे काम के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एग्रीकल्चर हमारा कंट्री का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, एग्रीकल्चर बिना पानी के हो नहीं सकता, और इरिगेशन के लिए रिवर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट जब हम लोग देख रहे हैं दैट इज अबाउट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब काफी ज्यादा नदियों के वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सेटअप किए गए हैं जहां से हम हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं, एंड दैट इज वाई रिवर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड द लास्ट पे, ट्रेडिशनली भी हम लोग रिवर्स को एज वाटरवेज यूज किया करते थे, विच बिकम्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रिवर्स में हम लोगों को कुछ और पॉइंट्स भी पढ़ने हैं, जब जो है ये वाले, विच सेज मेनी इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन रिवर वाटर। इसका मीनिंग क्या है कि रिवर वाटर के वजह से ये इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर करती है, उससे सोर्स उसको रॉ मटेरियल मिलता है अपना प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे फर्स्ट है क्ले यूटेंसिल्स। अब क्ले यूटेंसिल्स बनेंगे क्ले या मिट्टी से, जो मिट्टी आएगी बिकॉज ऑफ द रिवर्स। रिवर्स अपने साथ एलुवियल डिपॉजिट करेगी, और वो जो क्लेई मिट्टी होती है उसके वजह से क्ले यूटेंसिल्स बना पाएंगे। उसके अलावा हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड प्लास्टरिंग ऑफ हाउसेस की जो बात करते हैं वो आता है कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में। तो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में भी रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज के जमाने में हम सीमेंट और मोर्टर से घर बनाते हैं, बट पहले के जमाने में मिट्टी से घर बना करते थे, और मिट्टी आएगी कहां से, रिवर्स के थ्रू। इस वजह से रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल यूजेस एंड इंपॉर्टेंसेस ऑफ रिवर्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, रिवर्स की एक एस्थेटिक वैल्यू भी होती है। एस्थेटिक वैल्यू का मीनिंग है सेटिस्फैक्शन वैल्यू। जब आप एक नदी किनारे बैठते हो सनराइज या सनसेट के टाइम पे, तो आपको बहुत मन की शांति एक्सपीरियंस होती है। काफी ज्यादा आर्टिस्ट इस पर्टिकुलर व्यू को देख के बहुत ज्यादा पेंटिंग्स वगैरह भी बनाते हैं, एंड दैट इज वाई this particular scenic beauty of nature is equally important as a result of these rivers, right? तो अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट कवर कर लिए। फर्स्ट वाज लैंडस्केप, सेकंड वाज रिवर्स। थर्ड चीज पे हम लोग आते हैं जो है वेजिटेशन। अब वेजिटेशन की जब हम लोग बात करें ना, वी आर रेफरिंग अबाउट नॉर्मल वेजिटेशन एंड नॉट क्रॉप्स। ये वेजिटेशन वो है जिसको हम लोग फॉरेस्ट की तरह जानते हैं, जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफियरेंस। अब इंसान जो है ना, लोग, उनको हमेशा से फ्लावर, श्रब्स एंड प्लांट्स, वेजिटेशन से बहुत ज्यादा प्यार था।
ये हम हमारे जीने के तरीके में भी देख सकते हैं। चाहे आज आप मंदिर में जा रहे हो, किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, या फिर वैलेंटाइंस डे ही क्यों ना हो, या फिर अगर कोई मर गया हो तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी हम लोग नॉर्मली फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं। इस वजह से ये जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट है ना, ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शोज हाउ क्लोजली वी आर कनेक्टेड विथ vegetation, we are closely connected with flowers, shrubs and plants. As a result of this, we have lotus, rose, mogra, sunflower, which have now become a commonplace observation in our way of life. हमें इन फ्लावर्स के बिना हमारे काफी ज्यादा सोशल चीजें नहीं चल सकती, सोशल एक्शंस इनकम्प्लीट रह जाते हैं, राइट? उसके अलावा वेजिटेशन इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। चाहे वो इंसान है, एनिमल्स है या बर्ड्स हैं, हमें सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ सर्वाइवल वेजिटेशन की वजह से ही मिलता है। हमारे इंडियन कल्चर में बनियन ट्री और पीपल ट्री को ना बहुत ज्यादा वर्शिप भी किया जाता है, बिकॉज उसमें उसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा मानी जाती है। जैसे वड सावित्री, ये एक लोकल फेस्टिवल है जो गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। आई एम श्योर उसके बारे में आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना कि उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और इस फेस्टिवल में होता क्या है। कॉमेंट करके बताओ। The next point, as we had earlier also discussed, that इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन में ना काफी ज्यादा हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स है, जैसे कि हरडे, आंवला, एलोवेरा, नीम। ये सारी चीजें ना हमें हमारी लाइफ को एनरिच करने में हेल्प करती है। अगर हमें कोई बीमारी है तो उसको ठीक करने में हमको हेल्प करती है। Now, after having understood vegetation, we come to the last point, which is wildlife. जब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं ना, तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ की वैरायटी बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर आपको खास एक चैप्टर भी है जिसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, तो प्लीज जाके चेक कीजिए, राइट? अब अगर मैं इंडिया में वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करूं, सो पूरे वर्ल्ड में 15 लाख स्पीशीज हैं ऑफ एनिमल्स, बट हमारे कंट्री के अंदर उस 15 लाख में से 81251 स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें काफी ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज भी है, जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट, राइनोज। अब ये सारे जो एनिमल्स है ना, ये अपने तरीके से बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि कुछ स्पीशीज तो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं एशियाटिक लायन की बात करूं, तो एशियाटिक लायन पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गिर फॉरेस्ट में देखे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वाइल्ड लाइफ ऑल्सो हैज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस इंपॉर्टेंस, क्योंकि इंडियन रिलीजन के अंदर, हिंदू रिलीजन के अंदर खासतौर पे अगर मैं बात करूं, तो काफी ज्यादा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को व्हीकल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस भी माना जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे आपको दुर्गा माँ और अम्बे माँ का फोटो यहाँ पे नीचे रख दिया है। इट क्लियरली शोज दैट दे आर यूजिंग वाइल्ड एनिमल्स एज देयर ओन सारथीज। उनको सारथी बोला जाता है नॉर्मल हिंदी भाषा में, अगर मैं आपसे बात करूँ तो। अब ये वाइल्ड लाइफ जो है ना हमारी, उसको प्रिजर्व करना, उसकी डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हमने काफी ज्यादा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, नेचुरल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्रिएट किए हैं, ताकि हम लोग इस वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सके, क्योंकि ये हमारा नेचुरल हेरिटेज का पार्ट है। इसको प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये हमारी रिचनेस है, ये हमारा यू में से गिफ्ट है जो हमें मिला है फ्रॉम मदर नेचर, जिसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, सो दैट हम बायोडाइवर्सिटी, बैलेंस इन इकोसिस्टम मेंटेन करके रख सके। उसके अलावा भी ये पॉइंट थोड़ा सा पुराना हो गया है, बट आपके टेक्स्ट बुक में अभी भी है, तो ये कवर करना बनता है कि हमारी करेंसी नोट्स के ऊपर भी अगर आप देखोगे ना, तो 4 लायंस का अशोक स्तंभ बना हुआ है, जिसके नीचे हॉर्स एंड बुल भी एग्जिस्ट करता है। अगर नीचे आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे 10 रुपए की करेंसी नोट के ऊपर, तो आपको एलिफेंट एंड टाइगर के भी फोटोज दिखेंगे। सो इन सच अ वे वी आर ट्राइंग टू commemorate and celebrate the wildlife diversity in our country to multiple ways that are available in front of us, right? I hope इसके साथ आपको जितने भी हमने नेचुरल हेरिटेज के बारे में पॉइंट्स, 4 ब्रॉड पॉइंट्स डिस्कस किए, वो समझ में आए हैं। With this we come to an end of this particular class. नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात करेंगे, कल्चरल हेरिटेज इन गुजरात के बारे में बात करेंगे, और मल्टीपल टॉपिक्स जो हम कवर कर पाए वो इस वीडियो में कवर करेंगे। अब की वीडियो ऑलमोस्ट 25 मिनट की बन चुकी है, सो इसको यहीं तक रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब जब हम एक नया अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ग्रो करिए इस चैनल को, आप ही का चैनल है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेटेड रहेंगे टू ब्रिंग अबाउट मोर एंड मोर कंटेंट फॉर यू गाइस। ऑलराइट, दैट्स गोइंग टू बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।